आज बड़ौदा महानगर में हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने वकालत का व्यवसाय के साथ साथ में राजनीति में अपने आप को जुटाया है, वैसे माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी बड़ौदा महानगर में आज उपस्थित है। संस्कारी नगरी, सेवा नगरी, कला नगरी बड़ौदा महानगर में सर आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्तालाप में हमारे साथ में हमारे माननीय सांसद श्रीमती रंजन बेन, हमारे पार्टी के सह प्रवक्ता भरत भाई डांगर, सत्यन कुलाटकर, मुकेश दीक्षित, हमारे दोनों महामंत्री जशवंत सिंह और राकेश भाई, सभी लोग आज उपस्थित हैं। आज 27 तारीख है और 5 तारीख को बड़ौदा महानगर में गुजरात विधानसभा के चुनाव है। 3 तारीख को चुनाव का लोगों तक पहुंचने का दौर समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनावी क्षेत्र में है। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी ने जब से पेज समिति का मंत्र दिया, तब से पेज समिति के सभ्य, पेज समिति के प्रमुख, बूथ प्रमुख और शक्ति केंद्र इंचार्ज के माध्यम से पूरे गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना का लाभ हर एक नगरजन को मिले, हर एक मतदार को मिले, इसके लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव गुजरात में लड़ा जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार ने जिस तरह के लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न किया है, गुजरात में इस बार 150 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, इस तरह का संकल्प हमारे पार्टी के सभी नेताओं के माध्यम से पूर्ण होने जा रहा है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी आपको उद्बोधन करने वाले हैं, बड़ौदा महानगर की ओर से मैं माननीय रविशंकर जी को विनंती करूंगा कि आज हमारे जो बड़ौदा शहर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे अपनी बात रखें, पार्टी की बात रखें और बाद में आप में से किसी को कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। माइक आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। तो वो मैं ऐसे ही बोल। आदरणीय अध्यक्ष विजय जी, हमारी लोकप्रिय सांसद श्रद्धामना रंजना जी, महापौर जी, महामंत्रीगण, प्रदेश के सह प्रवक्ता, पत्रकार मित्रों, आप सबों को मैं बहुत नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 17 के विधानसभा चुनाव में भी आया था और मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव में भी आने का अवसर मिला। मैं पिछले 25 से अहमदाबाद में ही हूँ, फिर 1-2 तक यहीं रहूँगा। कल मैं राजकोट था, आज मैं बड़ौदा हूँ। मित्रों, अपनी ओर से 3-4 विषय आपके विचार में रखूँगा, फिर जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। 27 साल से बीजेपी पावर में है गुजरात में, लेकिन दुनिया के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है कि यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। इस बात को समझना बहुत, देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी in the entire state of Gujarat. There is only pro-incumbency, and this is a unique phenomena in the annals of democratic polity globally, not only in India. ऐसा क्यों है? हमारे काम से है। जिस तरह से गुजरात का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास चर्चा दुनिया में होती है, वो सबों ने देखा है। मैं बड़ौदा की बात तो करूंगा। मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था
कि पहली बार एक छात्र के रूप में मैं अहमदाबाद आया था, तो मुझे साबरमती नदी एक नाले के रूप में दिखाई पड़ी। तो मेरे मन से एक सवाल आया कि बचपन से पढ़ा था साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ये कौन सी नदी है? और आज साबरमती रिवर फ्रंट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो मैं कह रहा हूँ तो मैंने उन देखा है, चाहे वो पेरिस का हो, चाहे वो इंग्लैंड लंदन में हो टेम्स नदी में, चाहे वॉशिंगटन में पोटोमैक रिवर हो, चाहे जर्मनी में हो, बॉन में, ये होता है काम। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे वकील बताया, तो वकील के रूप में भी मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस बहस करने का सौभाग्य मिला। मैं प्रभु राम जी का भी वकील था, हिंदुओं का अयोध्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या बात है। ये जो पूरा नर्मदा डैम का केसेस था, उसमें मुझे पेश होने का मौका मिला था जबलपुर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसे अध्यक्ष जी, आपको मालूम है ना कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील भी नहीं हूँ। जब बिहार में लालू प्रसाद जेल में गए हैं तो PIL मैंने ही बहस किया था पटना हाई कोर्ट में, CBI इंक्वायरी हो, सुशील मोदी पिटिशनर थे, तो आज 5 केस में उनको सजा हो चुकी है। ये मेधा पाटकर एंड कंपनी ने गुजरात को पानी नहीं मिले इसकी पूरी कोशिश की, और मनमोहन सिंह की सरकार खड़ी थी उनके साथ बाधा देने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पेश हुआ हूं वकील के रूप में जबलपुर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में। सिर्फ सरदार सरोवर डैम नहीं, इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, सबको समस्या पैदा की, चाहे गुजरात के नहरों में पानी हो या फिर मध्य प्रदेश के नहरों में पानी हो। और आज अभिनंदन मोदी जी का कि ये पानी रेगिस्तान में भी पहुंच गया, सौराष्ट्र के। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, जो कभी सोचा नहीं गया। और बाकी चर्चा बहुत हुई, आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा उस पर क्या बोलूं। वैसे भी बड़ौदा के जनता का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो। तो माननीय अध्यक्ष जी ने बताया। एक दूसरी बात यह है, जो गुजरात के चुनाव का एक बहुत ही विशेष पहलू है कि नरेंद्र मोदी जी ने 14 साल यहां के मुख्यमंत्री के रूप में विकास के नए आयाम लिखे, और वो विकास आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और विस्तार से दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा दुनिया में भी होती है। आज मोदी जी इज ए ग्लोबल लीडर, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, आज खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं, फिर वो प्रधानमंत्री बनी, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, बीच में सोनिया गांधी। तो एक लोकतंत्र का स्वरूप खड़गे साहब कांग्रेस का है, और एक लोकतंत्र का स्वरूप जनता के आशीर्वाद से है कि एक चाय वाले के गरीब परिवार में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जनता के आशीर्वाद से भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो आई होप मिस्टर खड़गे, ये लोकतंत्र का अंतर आप समझिए। उन्होंने कुछ और कहा है, उसकी बात तो मैं बाद में आऊंगा। थोड़ा बड़ौदा की मैं बात करना चाहता हूं। मैं मोदी सरकार में लॉ मिनिस्टर भी रहा, कम्युनिकेशन मंत्री भी रहा, IT मिनिस्टर भी रहा। आज मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बड़ौदा इज इमर्जिंग एज ए बिग IT हब ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के रूप में। स्टार्टअप मूवमेंट, डिजिटाइजेशन, क्या फार्मास्यूटिकल, क्या बाकी मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों में डिजिटल इनोवेशन का यहाँ बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। लोग पूछते हैं डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है? तो डबल इंजन सरकार का मतलब है कि बड़ौदा में गति शक्ति का केंद्र, बड़ौदा में एयरबस का एरोप्लेन बनना, बड़ौदा में
बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनना, इसका मतलब होता है डबल इंजन की सरकार। और अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ आ रहा है। तो कांग्रेस पूछती है कि हमने बहुत किया, तो हमारे अमित भाई बहुत विनम्रता से पूछते हैं, भाई आप 27 साल से पावर में नहीं हो तो क्या किया आपने? 32 साल से। चलिए साहब, हमने तो बता दिया हमने क्या क्या किया। और मोदी जी ने क्या किया तो भारत की, मैंने, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ इतने मोबाइल फ़ोन में पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है। ये क्रांति कब हुई है? ये डिजिटल इंडिया। आज मैं बड़ौदा के अपने पत्रकार मित्रों को एक विषय बताना चाहता हूँ। भारत की आबादी है 131 करोड़, भारत में आधार कार्ड है 130 करोड़, मोदी जी की उपलब्धि है। भारत की आबादी है 131 करोड़, भारत में मोबाइल फ़ोन है 120 करोड़, मोदी सरकार की उपलब्धि है। और उसमें स्मार्टफोन कितने हैं? 80 करोड़। और स्मार्टफोन क्या है? मूविंग कंप्यूटर है ना। देखिए, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट। और एक बात मैं आपसे कह सकता हूं, आप सबों को तो कोरोना का टीका लगा था ना? इसकी खबर कहाँ आई थी आपको? फ़ोन पे आई थी ना कि आपका पहला डोज इस तारीख को यहाँ लगेगा, सबको आई थी। ये किसने किया था? मोदी की सरकार ने किया था ना। 200 करोड़ लोगों को आपके फ़ोन के माध्यम से कोरोना के वैक्सीनेशन का इंटीमेशन किया गया था। इसे कहते हैं काम। और जहाँ तक वैचारिक सवाल है, 370 कहा था हटाएंगे तो हटाया, 3 तलाक कहा था हटाना था तो हटाया, राम मंदिर बनाना था तो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और सब वैधानिक रूप से कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तो मैं तो लॉ मिनिस्टर था, तो मैं बहस नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट मैंने बहस किया था, सब मैं जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ौदा के मित्रों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पत्रकारों से, तो उस यूनानिमस जजमेंट के 3 बिंदुओं को हमेशा याद रखिएगा। पहला, बाबरी मस्जिद बनने के 300 साल बाद तक मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया कि इस पर उनका एक्सक्लूसिव पोजीशन था। ठीक है। दूसरा, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का कभी ये विश्वास नहीं डोला कि ये प्रभु राम का जन्म स्थान है और हिंदू आकर वहाँ अपना सर झुकाया करते थे। ये दूसरी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की है। और तीसरी क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से स्पष्ट है कि एक मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई थी। तो यही तो हमारा आंदोलन था ना। तो हम वैधानिक रूप से काम करते हैं। तो ये हमने जो कहा, आज देखिए 370 समाप्त हुआ तो पाकिस्तान भी शांत है, वहाँ विकास की धारा भी बह रही है और परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि पहले पैसा 3 परिवारों के जेबों में जाया करता था। तो ये मुझे लगा कि एक बार बताना ज़रूरी है। अब आजकल वो सवाल करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। एक मैं कांग्रेस के नेता का कहीं पढ़ रहा था, कब लाओगे? खाली चुनाव के समय बोल देते हो। तो भाई ये कब लाओ का जवाब हमें देना है क्या? हम करते हैं ना, कर देंगे, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। जनसंघ के समय से रंजना बेन को याद होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कमिटमेंट है मैनिफेस्टो का। संविधान में तो है ही आर्टिकल 44 में। लेकिन बड़ौदा अपने विचारधारा का एक बड़ा केंद्र है, तो हम सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे विचारधारा का एक बहुत बड़ा अधिष्ठान है। इट इज़ ए कमिटमेंट ऑफ आवर आइडियोलॉजी, और हम करेंगे। संविधान में इस बात की अनुमति है कि स्टेट्स कर सकती हैं, तो यहाँ कमिटमेंट हुआ है। उत्तराखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, करेंगे। गोवा में हो गया, कमेटी बना दिया। अब जरा खड़गे साहब ने एक बात और कही है, इसलिए मैंने कहा कि उनका हिसाब आज मैं बड़ौदा में करूंगा, तो इसलिए आज करने का मूड है, क्षमा करिएगा। क्योंकि पता नहीं खड़गे साहब की कितनी सभा हुई रंजना बहन? 2 ही हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2 सभा हुई है, 2 बार आए। अब
अपने अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी कितना बुलाती है मैं उन पर छोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमारे थे, आप उनमें और नेहरू जी में मतभेद करने की कोशिश मत करिए। हमने कब कहा सरदार पटेल हमारे थे भाई, वो तो आप ही के थे। लेकिन आपने सरदार पटेल का कितना सम्मान किया ये हम जानना चाहते हैं। और खड़गे साहब, आज आपके सरदार पटेल के उस कमेंट पर मेरा काउंटर कमेंट है। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको मिला भारत रत्न 1991 में, मरने के 41 साल बाद। ऐसा नेता जिसने भारत को एक सूत्र में जोड़ा, जिसके कारण भारत आज एक है, वो तो देश रत्न थे ना, उनको आपने दिया 91 में। और याद करिए खड़गे साहब, 556 रियासतें थीं, जिसमें बहुत सी गुजरात की रियासतें थीं। उन सभी रियासतों का सम्मान जिन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में मिले किया। 555 रियासतों को सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, वहां कोई समस्या नहीं हुई। एक को नेहरू जी हैंडल कर रहे थे, किसको? कश्मीर को। वहां 2019 में आर्टिकल 370 समाप्त हुआ। तो थोड़ा खड़गे साहब होमवर्क करिए ना, आप नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन फिर आता हूं उस सवाल पर, क्यों 91 में 41 साल बाद मिला? कौन थे प्रधानमंत्री 91 में भारत के? नरसिंह राव। और अगर परिवार के प्रधानमंत्री होते 91 में, तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता, जो उन्होंने 98 में जेपी को दिया, बाकी को दिया। हाँ? बीच में नेहरू जी को मिला, इंदिरा जी को मिला, राजीव गांधी को मिला, वीवी गिरी को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, ठीक मिला। सरदार पटेल को क्यों नहीं मिला? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछेंगे सरदार की इस पुण्य भूमि गुजरात में? और सुनिए आप, मौलाना आज़ाद इतने बड़े नेता थे आज़ादी के, उनको कब मिला? वो मरे 1959 में, उनको मिला 1992 में, क्योंकि ये दोनों नेहरू जी के आलोचक थे। तो खड़गे साहब, ये आपका लोकतंत्र है। हम सबों का सम्मान करते हैं और करेंगे। इसलिए इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है केवड़िया में, आज तक कोई कांग्रेस के नेता गए हैं वहाँ नमस्ते करने, प्रणाम करने? बाय द वे, बड़ौदा के पत्रकार मित्रों से एक और सवाल मुझे पूछना है, राहुल गांधी कहाँ हैं? गुजरात से इतनी बेरुखी क्यों हो गई भाई उनको? पिछली बार तो 17 में मुझे याद है बहुत घूम रहे थे यहाँ पर, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस मस्जिद में। एक दिन के लिए आए थे। अब वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, अब ये उनका विषय में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अच्छा होता पहले अपनी पार्टी को जोड़ लेते ना। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गुजरात के प्रभारी हैं, वो अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री को क्या कह रहे हैं? गद्दार। तो मध्य प्रदेश के बाद आप वहाँ घुसने वाले हैं, तो पहले अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी गुजरात के लेकर गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ नतीजा कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए एक हार का ठीकरा क्यों पढ़ा जाए? तो राहुल गांधी, क्या गुजरात को आप इतना ही गंभीर लेते हैं? कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने को हारा हुआ डिक्लेयर कर चुकी है, बुरी तरह से। यही कारण है जो मैंने सवाल पूछा तो मेयर साहब ने कहा 2 बार खड़गे साहब को बुलाया गया है। चलिए, उनका विषय है। एक सज्जन और हैं जो दिल्ली वाले हैं, वो भी आए हैं। कल राजकोट में भी उनके कुछ लोग घूमते हैं। मैंने पूछा कितने लोग? सब सीट पर लड़ रहे हैं। यहाँ पूछा विजय भाई से, कितने सीट पर लड़ रहे हैं? यहाँ पर यहाँ पर दिल्ली वाले साहब कितने सीट पर लड़ रहे हैं? सभी सीट पर। हिंदुस्तान की राजनीति में पत्रकार मित्रों आजकल एक नया शब्द है, फ्री स्टाइल लीडर। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जी वही नेता है। जहां चुनाव, गोवा चुनाव हुआ, चले गए, लड़ गए, हार गए, वापस चले आए।
हिमाचल तो अभी गए हैं, उत्तराखंड चले गए और क्या कहा कि हम बस सरकार बनाएंगे। सीएम को डिक्लेयर भी कर दिया, चले गए, लड़ गए, हार गए, वापस आ गए। हिमाचल, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि द्वारिकाधीश को और विस्तार से इम्प्रूव करेंगे और वहाँ कृष्ण जी की एक बहुत ऊंची प्रतिमा लगेगी, विश्व की सबसे ऊंची, और पर्यटन के बड़े केंद्र में रखेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार पर और हमने प्रधानमंत्री जी पर बहुत गर्व है कि भारत की सनातन संस्कृति को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया है। वो स्वयं भी तो सन्यासी ही हैं एक प्रकार से। आज गुजरात में हूं तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि नेहरू जी कहां पहुंच गया। तो नेहरू जी हैं भारत के, मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो सोमनाथ से केदारनाथ वाया विश्वनाथ काशी में, ये है ट्रायंगल। फिर महाकाल है, फिर वृंदावन है, फिर माँ विंध्यवासिनी है। वेरी प्राउड ऑफ इंडियाज सनातन कल्चरल हेरिटेज। ये भारत के संस्कार के स्तंभ हैं। खुशी होगी कि वाराणसी में टूरिस्ट इनफ्लो 100 गुना बढ़ गया है। तो होटल खुलता है तो लोगों को काम मिलता है, ये अवसर मिलते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी सोच है हमारे मैनिफेस्टो की, तो मुझे वो कहना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। आपके सवालों के लिए तैयार हूँ मैं। धन्यवाद। आपने खड़गे जी की बात की, उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि जो ये मोदी जी हैं वो उनका जो हमले हो रहे हैं एब्यूजिव लैंग्वेज के, उसके बहाने वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं और उनको लीडर ऑफ लाइस का, लीडर ऑफ लाइस। देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहूँगा, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। किस परिस्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये हमको नहीं बताना है, ठीक है। इसलिए नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती एक ग्लोबल लीडर से। ये बताइए कि कौन एब्यूज कर रहा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को? वो कौन से नेता हैं? राजीव रंजना बहन जो यहाँ आपके मधुसूदन मिस्त्री, अब नाम मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आपने ले लिया नाम, औकात बता देंगे? ये कौन सी भाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री को औकात बताने का दम दिखाते हैं? और एक नेता है जो अभी भारत दर्शन पर हैं, 19 में क्या कह रहे थे? चौकीदार ... जनता ने जवाब दिया ना। तो खड़गे साहब, शब्दावली आपकी हताशा की है अब बार बार, और कोई नई बात नहीं है। हम तो मोदी जी का अभिनंदन करेंगे कि जितने शांत भाव से उन्होंने गाली को सहा है और अपने समर्पण पर डिगे हैं, वो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र की विजय यात्रा है। यस, आपने जैसे बताया कि कांग्रेस अपने आप को हारा हुआ मान चुकी है, तो मुकाबला फिर आपका किसके साथ है? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि 90+ हमारी आएगी, आप किनके साथ मुकाबला होगा? कांग्रेस के साथ या फिर? देखिए, दिन में सपने देखने पर कोई मनाही है क्या? नहीं ना है। वो अपने आते हैं, सर्वे अपने बता देते हैं कि हमने सर करा दिया, और आईबी का भी सर्वे बता देते हैं। यही बात उनकी भाषा हर जगह थी ना। गोवा में भी हम जीत रहे हैं, उत्तराखंड तो आ ही गया, वो मुख्यमंत्री बन गया। उनके दो ही मॉडल हैं, एक शराब वाला मॉडल है और दूसरा मॉडल है सत्येंद्र जैन का। 6 महीना तक जेल में मंत्री है, क्या क्या बलात्कारियों से अपना पैर दबवाते हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक्यूज थे। और क्या कहा केजरीवाल जी ने? वो भगत सिंह के समान बलिदानी है। याद है ना आपको? एक ये उनका मॉडल है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हम मानते हैं, लेकिन हमें लगा कांग्रेस थोड़ा ठीक ठाक लड़ेगी, बस। तो मैंने इतनी बातें तो बता ही दी आपको। सर, आपने बात की साबरमती की, विश्वामित्री को साबरमती बनने में कितना टाइम लगा? जी, विश्वामित्री नदी को साबरमती बनेगी, वो भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। दूसरा सर, कि खड़गे जी ने ये भी कहा है कि विकास की आप बात करते हैं तो महंगाई के बारे में भाजपा क्यों कुछ बोलती नहीं है? अच्छा, मैं उसके 2 जवाब दूंगा। खड़गे साहब, आपके 2 राज्य हैं, आपके राज्य तो बहुत थे लेकिन अब बचे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ महंगाई है कि नहीं? दिया है, अच्छी जमीन दी है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी अमेरिका में और इंग्लैंड में कितना महंगाई है, जापान में कितनी महंगाई है? 30 to 40%।
हमने उसको कम कर रखा है। और इन सबों के बावजूद भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ये हुई है कि हम इंग्लैंड से भी आगे निकल गए, द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए तो बहुत संतोष का विषय है कि आज एक भारतीय वहाँ प्रधानमंत्री है, हाथ में पूरा धागा भी बांध के दिखाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया 300 साल और आज हम उनसे आगे निकल गए, तो इसको भी निकलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना एक्साइज ड्यूटी है डीजल पेट्रोल पर, ये समझना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बेकार है। आज युवा जो है उसको जॉब नहीं मिल रही है, बेकार इतनी बड़ी है, उनका ये भी एक आक्षेप रहा है। ऐसा है, मैं फिर कहूँगा गुजरात को समझते ही नहीं है वो। थोड़ा गुजरात के बारे में बताइए। गुजरात में जो उद्यमशीलता है, मैंने बताया ना, द फॉर्मर IT मिनिस्टर, आई नो फॉर श्योर गुजरात में मतलब बिगेस्ट मतलब स्टार्टअप मूवमेंट। स्टार्टअप का पर्पस क्या होता है? आई एम ए जॉब गिवर, नॉट ए जॉब सीकर। अभी एक जमीन की बात, तो ये है गुजरात में। अभी ऐसे भी कहा 20 लाख हम नए अवसर पैदा करेंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और गुजरात में ये बताइए जरा खरगे साहब को एक बार मैं कहूँगा बड़ौदा आ जाइए, और खरगे साहब जो यहाँ हवाई जहाज़ का प्लांट खुल रहा है उसमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये जो नए नए आपके फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं उसमें नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और जो बात ये अभी शक्ति गति सब हो रहा है, तो थोड़ा खरगे साहब थोड़ा आँख खोल के घूमिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये सवाल ज़रूरत का नहीं है, सवाल है जनता की सोच का। अगर जनता को लगता है कि बीजेपी प्रदेश में भी रहे और बीजेपी केंद्र में भी रहे तो विकास अच्छा होता है, तो जनता को सोचने का अधिकार है। सर, आज भगवत मान जी रोड शो कर रहे हैं बड़ौदा में। उनके लोग, उनके साथ लोग में कितने लोग हैं उनके साथ? मुझे एक आध दिखाया गया उनका वीडियो कि लोग नहीं थे जहाँ जा रहे हैं, उतर गए थे। चलिए, अरविंद केजरीवाल ने ओवैसी है, उन्होंने जायज़ किसने? ओवैसी ने सब ओवैसी का जवाब देने के लिए हमारे हैदराबाद के भाजपा के प्रवक्ता हैं, ठीक है? उन्होंने ऐसा कहा है, मैं कह दिया, उन्होंने ऐसा कहा है, फिर कह दिया। आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, मैं नहीं देता। हमारे हैदराबाद के भाजपा के प्रवक्ता पर्याप्त हैं, उसके लिए हमारे गुजरात के प्रवक्ता को आप डिस्टर्ब मत करिए। धन्यवाद। और कोई?